सर इसके अलावा क्या स्पेस और साइबर कमांड भी गठित करने की योजना चल रही है? और दो सवाल है, एक ये, दूसरा सवाल ये है कि जब सीडीएस जनरल अनिल चौहान या सीडीएस है हमारे साथ, अभी वो पद है, तो अब जो वाइस सीडीएस का पद नया क्रिएट किया जाएगा, तो ये सीडीएस और वाइस सीडीएस किस तरीके से काम करेंगे? इनके काम में क्या मतलब बांटा जाएगा? किस तरीके से होगा इनका दौरान जंग? देखिए, जंग के दौरान पूरी जो ऑपरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो सीडीएस की होगी। लेकिन जो वाइस सीडीएस होंगे वो उनको असिस्ट करेंगे। उनकी अपनी चार्टर ऑफ ड्यूटीज होंगी, जैसे हम कॉर्पोरेट में जेडी कहते हैं। नौकरी लेने से पहले जो हम पूरा लिखे देते हैं कि क्या क्या आदमी क्या क्या काम करेगा। तो जहां तक वाइस सीडीएस की बात है, उनके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, लेकिन उनका एक जो बड़ी उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ये होगा कि अगर सीडीएस किसी कारणवश आगे नहीं अपना काम कर पाते हैं तो वाइस सीडीएस इमीडिएटली उनकी कुर्सी पे बैठ जाएंगे कि कोई भी डिले नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने कहा, युद्ध के दौरान डिसीजन मेकिंग में अब डिले का की गुंजाइश ही नहीं है। युद्ध इस तीव्र गति से अब चलने लगे हैं जहाँ पे नैनो सेकेंड्स में निर्णय लेने होंगे। तो जैसे सेना अध्यक्ष होते हैं, उनकी अपनी ड्यूटीज होती हैं, वाइस चीफ आर्मी स्टाफ की अपनी ड्यूटीज होती हैं। तो ये पूरी वेल थॉट ऑफ होती हैं। हाँ, तो मतलब मैं समझ पा रहा हूं आपसे, आप जो कहना चाह रहे हैं कि सबके लेके एक चीज है सर, आप क्लियर कट ये बांट दिया जाएगा कि प्रशासनिक व्यवस्था भारतीय फौजों की, तीनों की, एयरफोर्स, नौसेना और थल सेना, प्रशासनिक व्यवस्था, कार्यालयी कामकाज वो अलग होगा, और ऑपरेशनल दौरान जंग, इमरजेंसी, आपात स्थिति में जो होगा, उसके लिए तीन फेज तैयार किए गए अलग अलग। नॉर्दर्न थिएटर कमांड, जिसका की फोकस होगा चीन और हेडक्वार्टर होगा लखनऊ। ऑपरेशनल एरिया इसका होगा लद्दाख से अरुणाचल तक, एलएसी पर, वहां पे। जहां तक वेस्टर्न थिएटर कमान की बात है, तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो भी स्टेट में हिंदी के सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स जुड़े हैं, कि वेस्टर्न थिएटर कमान जो है वो फोकस करेगा पाकिस्तान को। इसका हेडक्वार्टर जयपुर होगा। ऑपरेशनल एरिया होगा इसका राजस्थान से पंजाब, जम्मू कश्मीर तक, एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पे। और जहां तक मैरीटाइम थिएटर कमान है, फोकस समुद्री सुरक्षा, मुख्यालय तिरुवनंतपुरम होगा इसका। ऑपरेशनल एरिया जो है वो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागरीय क्षेत्र होगा। जो लोग अगर नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर आम भाषा में समझाना चाहूंगा। लेफ्टिनेंट कर्नल सोढ़ी के माध्यम से ही मैंने ये समझा है कि आप, अगर भारत जंग की स्थिति में आता है, अपनी सुरक्षा, अपनी हदों की रक्षा के लिए जरूरत पड़ती है, तो उसको सीधे दिल्ली बात नहीं करनी है। अब ये जो तीन थिएटर कमान बनाए जा रहे हैं, ये अपने आप कोई भी फैसला ले सकते हैं जवाब देने का दुश्मन के लिए, जिससे वक्त बचेगा और जवाब जल्दी से जल्दी दिया जा सकेगा। और ईरान ये अपने हक कर चुका है। 30 स्टेट्स में 30 जगह उन्होंने कमांड ऑफिसर बनाए हैं कि आपको अगर दुश्मन को जवाब देना है, आपको राजधानी में फोन करके नहीं पूछना है, रक्षा मंत्रालय में फोन करके नहीं पूछना है। सोडी साहब, मैंने ये सब चीजें बताई दर्शकों को कि जो हमें आपको सुनना है, कम से कम वो समझ जाए कि हम बात किस पे कर रहे हैं। क्या मैं समझाने में कामयाब रहा? अगर नहीं, और आपको कहीं लगता है कि मैं कोई चूक चूक कर रहा हूं, छोड़ रहा हूं कोई चीज दर्शकों की नजर से, तो आप उसको प्लीज ब्रीफ कर दें। जी जी, आपने बड़ी अच्छी तरह पूरी चीजें समझाई हैं। जो कमांड्स हैं, उनके हेडक्वार्टर्स क्या होंगे, उनके रोल क्या होंगे, बहुत आपने डिटेल में समझाया। तो मेरी उम्मीद है कि दर्शकों को ये चीज समझ आ गई होगी कि ये जो हमारे 3 नए थिएटर कमांड बनने का प्रस्ताव है, वो भारत के किन किन इलाकों को कवर करेंगे और उनके मुख्यालय कहाँ कहाँ पे होंगे। थोड़ी सा आप देश को डिफेंस, जियो स्पेशली एजेंसी, डाटा, ड्रोन, कॉग्निटिव वॉरफेयर, एक्शन फोर्स वगैरह सब मिल जाएंगी। हम कितने ताकतवर हो जाएंगे उस स्थिति में, जब भारत की वायुसेना जंगी जहाज, फाइटर जेट पाने के लिए फड़फड़ा रही है लंबे समय से। ना हम बना पा रहे हैं और ना हम विदेश से मंगा पा रहे हैं। संजीव जी, देखिए, 7 अगस्त 2023 को जन मनोज नरावने, जो कि भारतीय थल सेना के 28वें सेनाध्यक्ष थे, उन्होंने द प्रिंट में लेख लिखा था कि भारत पे अगर टू फ्रंट वॉर होता है तो भारत के लिए दिक्कत पैदा होगी। जो शब्द उन्होंने लेख में लिखा है वो मैं कहीं इस्तेमाल नहीं करता। दर्शक जब वो लेख पढ़ेंगे उन्हें समझ आ जाएगा। तो उन्होंने कहा था कि दिक्कत होगी भारत के लिए टू फ्रंट वॉर की। लेकिन बहुत कुछ बदल चुका है पिछले 3 साल में, जब से ये लेख लिखा गया था। और दो बड़ी चीजें जो बदली हैं वो है ऑपरेशन सिंदूर। जिस तरह से हमने पाकिस्तान को हराया, जबकि पाकिस्तान को पूरी मदद इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और इकोनॉमिक्स की मदद चीन कर रहा था,
जो हमारे डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ जनरल राहुल आर सिंह ने पिछले साल 4 जुलाई को बयान में भी कहा। और दूसरी चीज है ईरान युद्ध। ईरान से देशों को बहुत सबक और सीख मिली है, खासकर उन देशों को जिन पे युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। ईरान ने पूरी दुनिया को कुछ चीजें सिखाई। उसमें सबसे बड़ा यह था कि जब किसी देश पे युद्ध के बादल मंडरा रहे होते हैं और आप पे आर्थिक प्रतिबंध लगाओ, जिस तरह से ईरान पे 47 साल से लगा है, तब भी अगर आप में हौसला है, अगर आप में प्लानिंग की क्षमता है, आपको दुनिया की महाशक्ति भी नहीं हरा सकती। और ईरान से एक और सबक और सीख जो दुनिया के देशों को लेनी चाहिए जिन पे युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, कि रोने से कुछ नहीं होता है, ये कहने से विदेशी हाथ, अंदरूनी हालात, सोरोस, अंकल आंटी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पे देश के बादल मंडरा रहे हैं, आपने जो भी आपके पास संसाधन है, आपने उसकी मदद से तैयारी करनी है और दुश्मन को हराना है। और ईरान से मैं कहूंगा, अगर मेरे को पूछा जाए सबसे बड़ी सबक और सीख क्या है, मैं कहूंगा ये सबक और सीख है कि कभी भी, चाहे निजी जिंदगी में भी, चाहे व्यवसायिक जिंदगी में भी, चाहे किसी देश के लिए भी, कभी हालात किसके लिए सुनहरे नहीं होते। आज आप और मैं भी जिस ओहदे पे पहुंचे हैं, मेहनत करके पहुंचे हैं, आज भी हम मेहनत करते हैं दिन रात। हमें किसी ने यहां तक कोई शॉर्टकट नहीं दिया, हमें अपनी मेहनत करनी पड़ी। उसी प्रकार ये सबक को सीख लेनी जरूरी है कि कभी भी कंडीशंस किसी देश के लिए आइडियल या अच्छी नहीं होगी। हमेशा हर देश की अपनी अपनी दिक्कतें हैं, लेकिन उन दिक्कतों के बावजूद युद्ध की तैयारी करना बहुत जरूरी है।